इजराइल के हमले से अब यह साफ हो गया है कि अब नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि वो ईरान से जुड़े हर मिलिशिया को खत्म करके ही दम लेंगे। हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल ने अब यमन के हूथी विद्रोहियों को निपटाने का एक्शन भी शुरू कर दिया है। और ऐसा नेतन्याहू ने आखिर क्यों किया है, उसे समझने के लिए आपको तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक वाले ऑपरेशन को भी समझना पड़ेगा, जो हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। शांत समंदर की तरफ से बढ़ता हुआ एक ड्रोन इजरायल की राजधानी तेल अवीव में पहुंचता है और कुछ सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजरायल बच नहीं सका। यह हमला तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हुआ। धमाका बहुत बड़ा था, किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए हैं। धमाके की कुछ और तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं। धमाका बहुत बड़ा था, आवाज बहुत ज्यादा हुई। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजरायल को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजरायल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इजरायल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? इस हमले के बाद नेतन्याहू का कमांड सेंटर आधी रात को ही एक्टिव हो गया। नेतन्याहू का कमांड सेंटर पता लगाने में जुट गया कि आखिर हमला किसने किया है। नेतन्याहू की नाक के नीचे उस इलाके में किसने सेंध लगा दी जहां इजरायल की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस इजरायल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजरायल पर उसके दुश्मनों के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजरायल तक पहुंचा है। במהלך הלילה חדר קליטה בלתי מאויש מכיוון הים ממערב ששוגר להערכתנו מתימן ופגע בבניין במרכז תל אביב. בעקבות הפגיעה נהרג אזרח ו8 אזרחים נפצעו באורח קל. पहला सवाल है कि इस ड्रोन हमले के पीछे कौन है, तो जवाब मिला कि ड्रोन हमले के पीछे यमन के हूथी विद्रोही हैं। दूसरा सवाल ये कि आखिर यमन के पीछे कौन है, तो जवाब मिला कि यमन को हथियार वाली मदद ईरान पहुंचाता है। तीसरा सवाल ये कि क्या अब इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है? क्या लेबनान बॉर्डर के बाद अब यमन, इजरायल और ईरान के बीच नया वॉर जोन बन चुका है? نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى إسرائيليا تل أبيب. وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة. जिस जगह हमला हुआ वो तेल अवीव का जाफा इलाका है। जिस ड्रोन से हमला किया गया उस ड्रोन का नाम भी जाफा है। जाफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद-3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए जिसने इजरायल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए, कोई उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजरायल में घुसा। इजरायल के बड़े बड़े रेडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। ऐसे कई हथियार यमन के हूथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले। לאחר תחקיר ראשוני שביצענו
ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כמדובר בכלי טיס בלתי מאויש מדגם צימד 3. להערכתנו הוא הגיע מתימן עד לתל אביב. צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני. अब इजरायल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के जाफा ड्रोन ने इजरायल के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया है। इजरायल साफ साफ कह रहा है कि यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार बना लिए हैं जो इजरायल की रेंज तक मार कर सकते हैं और ऐसा यमन ने करना भी शुरू कर दिया है। ये इजरायल के लिए बहुत डराने वाली बात है क्योंकि अगर यमन को वो काबू नहीं कर पाया है तो समझ लीजिए कि उसके खिलाफ एक्टिव हुआ तीसरा फ्रंट पूरी तरह खुल जाएगा। अपने आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अभी इजरायल के पास 4 लेयर में डिफेंस सिस्टम है। पहला है आयरन डोम जो रॉकेट और विमानों को 70 किलोमीटर के दायरे में रोक सकता है। मिड सेगमेंट में दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम जो 250 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल या विमान का दुश्मन बन जाता है। एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी रेंज भी 250 किलोमीटर तक है लेकिन ये डेविड स्लिंग के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आसमानी टारगेट को मार गिरा सकता है। और चौथा है एरो 3 जो 250 किलोमीटर से भी आगे के टारगेट को खत्म कर सकता है। यही इजरायल का बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का सबसे बड़ी वाली गारंटी है। लेकिन 19 जुलाई की रात 3 बजे जो अटैक हुआ उस ड्रोन को रोकने में ये चारों एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए हैं। अब इजरायल को इन चारों डिफेंस सिस्टम के साथ अपनी तैयारी और पुख्ता करनी पड़ेगी। इजरायल की सेना को तीसरी नजर दक्षिण की तरफ भी रखनी होगी क्योंकि यहीं से अब सबसे खतरनाक हमले हो सकते हैं और यमन के हूथी विद्रोहियों ने ऐसे और हमले जारी रखने का वादा किया है। ये हमले गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से भी ताकतवर कहे जाएंगे क्योंकि यहाँ खतरा अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से भी है। हालात ऐसे हैं कि तेल अवीव का सायरन अब संयुक्त राष्ट्र में बज रहा है। युद्ध का नया खतरा किस लेवल पर पहुंच चुका है, इसके लिए आप यूएन से आया नया अलर्ट देखिए। I can tell you that the Secretary General condemns today's deadly drone attack in Tel Aviv, for which the Houthis in Yemen claimed responsibility. This attack resulted in a death and several injuries. He sends his heartfelt condolences to the victims and their families. इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति बने मसूद पेजेशकियान ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह और हूथी को ईरान की मदद जारी रहेगी। मसूद पेजेशकियान ने साफ कह दिया है कि रूस को भी ईरान का समर्थन जारी रहेगा। नेतन्याहू को डराने के साथ साथ ये बात ज़ेलेंस्की के जख्मों पर नमक बनकर फैल गई है। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजरायल को किसी भी तरह की कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हूथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन है। इन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर अपना ट्रिगर दबाते हैं। इससे पहले हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए हैं लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इजरायल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को नाकाम साबित कर दिया है। इजरायल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इजरायल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इजरायल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। यमन की राजधानी सना में ये मजमा देखिए। ये लोग इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये हजारों लोग चाहते हैं कि इजरायल गाजा पर बमबारी बंद करे। यमन में ऐसा प्रदर्शन आए दिन होता रहता है। ये बात बाइडन भी जानते हैं और नेतन्याहू भी इससे वाकिफ है। هذا يوم تاريخي ومفصلي في تاريخ الشعب اليمني ما كان يتمناه وصل إليه الشعب اليمني. كان أكثر ما يتمناه أن يقتل إسرائيليون يهود على يد الجيش والقوة الصاروخية والطيران المسيرة اليمنية. اليوم تحقق هذا الوعد ولله الحمد ونستطيع أن نقول ما بعد। ये बात साफ है कि ईरान इजरायल के लिए हर मोर्चे पर मुश्किल पैदा करता रहेगा, चाहे वो लेबनान बॉर्डर हो, चाहे वो गाजा हो या फिर यमन, जहां इस वक्त हूथी विद्रोहियों का एक्शन इजरायल और अमेरिका के लिए नासूर बन चुका है।
يهم شعور أي مواطن يمني في ضرب إسرائيل في حيفا في العمق الإسرائيلي. ونقول للقوات المسلحة اليمنية أن يستمروا في ضرباتهم حتى إيقاف العدوان على أخواننا في غزة. यमन का समंदर जल रहा है। यहाँ अमेरिका, यूरोप और इजराइल के जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। समंदर में इन धमाकों से अमेरिका बहुत परेशान है। बाइडेन से ये तस्वीरें देखी नहीं जा रही। ईरान ने इजराइल के आसपास ऐसा जाल बुना हुआ है जिसकी चपेट में जो आएगा वो अपना हाथ जला लेगा। ईरान ने पिछले कुछ सालों में चीन से भी करीबी बढ़ाई है और ये भी बता दिया है कि अमेरिका से अलग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो चुका है। इस वीडियो में देखिए कि लाल सागर में लाइबेरिया के तेल टैंकर को कैसे बम वाली बोट से उड़ा दिया गया। तब ये जहाज यमन के किनारे से करीब 200 किलोमीटर दूर था। यमन के हूथी विद्रोहियों का कहना है कि वो ऐसे हर जहाज पर हमला करेंगे जो अमेरिका या फिर इजराइल से जुड़ा होगा या फिर उनके लिए सामान ले जा रहा होगा। والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية مشتركة في خليج عدن استهدفت سفينة لوبيفيا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले के बाद 9 महीने हो चुके हैं। इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजराइल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। एच से हमास, एच से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई ये लड़ाई पहले हिजबुल्ला तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजराइल में इराक से भी हमले हो रहे हैं। यानी नेतन्याहू चौतरफा घेरते जा रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान दुनिया की बिसात पर अपनी गोटियां फ्रंट फुट पर खेलकर बैठा रहा है और ईरान की इन्हीं आक्रामक नीतियों ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला की क्या है सबसे बड़ी वार्निंग, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहचान उजागर करने वाले आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना एक्स पर लिखा, यह मुसलमानों के खिलाफ घृणा की हकीकत है जिसका श्रेय हिंदुत्व के नेताओं और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जाता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने योगी सरकार के फैसले पर खड़े किए सवाल, कहा कांवड़ यात्रा की आड़ में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता दानिश अली ने सीएम योगी पर बोला हमला, कहा लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी योगी ने कुछ नहीं सीखा। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सीएम योगी के फैसले को सही बताया, कहा इसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। पहचान उजागर करने वाले आदेश पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी भूल गई कि लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति को खारिज कर दिया। आदेश के बाद कांवड़ रूट पर बदले दुकानों के नाम, दिल्ली देहरादून हाईवे पर चाय लवर पॉइंट और संगम शुद्ध भोजनालय का नाम बदला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया, कहा दोनों सरकार को अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। सावन शुरू होने से पहले जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला, मीट के दुकानदारों को मीट के बारे में देनी होगी जानकारी, लिखना होगा हलाल है या झटका। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने कांवड़ पर यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले का विरोध किया, कहा संविधान को कमजोर करना चाहती है बीजेपी की सरकार।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योगी और धामी सरकार की तारीफ की। कहा, कांवड़ यात्रा पर सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया। यूपी के फिरोजाबाद में मस्जिदों के बाहर इजरायली सामान का बॉयकॉट करने के लिए लगाया गया पोस्टर। फिलिस्तीन पर हमले की वजह से इजरायल का विरोध। पहचान उजागर करने वाले आदेश का कांवड़ के समय सेवा पंडाल लगाने वाली मुस्लिम संस्था पैगाम इंसानियत ने किया विरोध। कहा, इस बार नहीं लगाएगी सेवा पंडाल। कांवड़ यात्रियों के लिए वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सावन में बड़ी संख्या में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं कांवड़िए। लखनऊ में कुकरेली नदी के किनारे खाली करवाई गई जमीन पर सीएम योगी ने किया पौधारोपण। एलजीए ने अतिक्रमण से खाली करवाई थी 25 एकड़ जमीन। सीएम योगी ने यूपी में लॉन्च किया पौधारोपण अभियान। एक पेड़ मां के नाम अभियान के जरिए की लोगों से पौधारोपण करने की अपील। बिजली को लेकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के बीच बड़ी डील। गुरुग्राम फरीदाबाद में दोनों शहरों में लगेगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से होगा शुरू। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। सुनीता केजरीवाल जारी करेंगी केजरीवाल गारंटी पत्र। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बनाया गया विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। सभापति ने राबड़ी देवी को दी नेता विपक्ष की मान्यता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर जताई चिंता। कहा, अगर इसी दर से सूबे में बढ़ती रही मुस्लिम आबादी तो 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य हो जाएगा असम। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल को जनसंख्या नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। झारखंड सरकार से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वालों पर कार्रवाई की मांग की। कहा, सोरेन सरकार को लेना चाहिए एक्शन। पश्चिम बंगाल के नदिया का बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने किया वीडियो शेयर। ममता सरकार पर हिंदुओं से मिलने ना देने का आरोप लगाया। टीएमसी ने भी शुवेंदु अधिकारी का एक वीडियो किया शेयर, जिसमें वो हाथों में चप्पल लिए दिखाई दिए। टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी पर धमकाने का आरोप लगाया। आज रांची में झारखंड बीजेपी के विस्तृत कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 1:30 बजे श्री जगन्नाथ मंदिर मैदान में होगा कार्यक्रम। आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के मामले में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों को प्रताड़ित करने वाला मुस्लिमों का एक वीडियो शेयर किया। एक्स पर लिखा, ये लोग जीना मुश्किल कर देंगे। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को किया गिरफ्तार। ईडी ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ शुरू की जांच। गुरुग्राम में करीब 300 करोड़ रुपए की कीमत की 88 एकड़ जमीन अटैच की गई। सोशल साइट एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलोन मस्क ने पीएम मोदी को दी बधाई। एक्स पर 10 करोड़ फॉलोवर वाले पहले ग्लोबल लीडर हैं पीएम मोदी। पहली बार भारत में होगा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। 21 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 150 देशों के 2000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मनोज सोनी ने राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। जून के आखिरी सप्ताह में दिया था इस्तीफा। मुंबई में सुबह से लगातार हो रही है बारिश। कई इलाकों में जलभराव से बुरे हालात। मुंबई समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। नागपुर में लगातार जारी है मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई मुश्किलें। प्रशासन ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की। महाराष्ट्र में विदर्भ के अमरावती में झमाझम बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार। उत्तराखंड में जारी हुआ येलो अलर्ट। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में हो सकती है झमाझम बारिश। गुजरात के कच्छ में पालर धुना झरने में अचानक सैलाब आने से फंसे 3 दोस्त। कई घंटे की मशक्कत के बाद तीनों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के लिए अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। राज्य के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। घरों में भरा पानी। निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में आफत बनी बारिश। कई दिनों की बारिश के बाद 2 घर गिरे। आसपास के लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। गुजरात के राजकोट में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जाम कंड्रोना। पंथक की नदियों में आई बाढ़। कई गांव में बाढ़ में का घुसा पानी। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। गुजरात के गिर सोमनाथ में उफान पर शिंगोड़ा नदी। जमजीर वाटरफॉल से बेतहाशा पानी गिर रहा है।
गुजरात के जूनागढ़ में महिला को बैलगाड़ी पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। गांव में बारिश का पानी भर जाने से एम्बुलेंस नहीं आ पाई। गुजरात के अमरेली में नदियों में आई बाढ़ से कई गांव पानी में डूबे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यमन पर बड़ा हमला हुआ है। अरब देशों के मीडिया के हवाले से रिपोर्ट है कि इजराइल ने यमन पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर ईंधन डिपो पर यह हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों देश शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 12 इजरायली विमान, जिसमें कि F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल है, उन्होंने यमन पर कई बम बरसाए। यमन ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन से अटैक किया था और इजराइल का हमला इसी का जवाब बताया जा रहा है। और ये है उस हमले की तस्वीर जिसे एक बहुत बड़ा हमला करार दिया गया है। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत की भी आशंका। तेल अवीव पर जो हमला किया गया था, ये उसके बदले की गई कार्रवाई माना जा रहा है। चारों तरफ सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। ये चेतावनी ऐसी है कि अब इजराइल के टैंकों से हमला करने से पहले 100 बार उसे सोचना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लेबनान बॉर्डर पर हालात गाजा से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने मार दिया मरकावा टैंक। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो यह भी है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर दी है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इजरायली टैंक नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट की मीडिया में तो यहां तक दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के मरकावा टैंक को उड़ा दिया है। عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. टैंकों के उड़ाए चीथड़े लेबनान में इजरायल की हार। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कब और कहां पर इजरायल के सबसे एडवांस मरकावा को उड़ाया, जरा इसे भी एनिमेशन से समझ लीजिए। जब इजरायल के टैंक दक्षिणी लेबनान के हदाद यारिन इलाके में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला करने के लिए घुसे, ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से मरकावा टैंक पर भीषण हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसकी एंटी टैंक मिसाइल ने इजरायल के मरकावा टैंक के चीथड़े उड़ा दिए। दावा किया गया है कि मरकावा के बेहद मजबूत कवच को एंटी टैंक मिसाइल ने भेद दिया, क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल को मरकावा टैंक पर बेहद पास से दागा गया था, जिसकी वजह से इजरायल का टैंक तबाह हो गया। इस हमले के बाद से हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायल से साफ कहा कि उसका एक भी मरकावा टैंक लेबनान में नहीं घुस पाएगा और हिजबुल्लाह इजरायल के सभी टैंक तबाह कर देगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रवी सैट अल आलम साइट पर भी हमला किया,
जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह ने बोरकन मिसाइलों से बिरकट रिशा साइट को निशाना बनाया, जिससे इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह के एक कमांडर ने दावा किया कि दक्षिण पूर्व में इजरायल के फिलान बेस पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजरायल के इस बेस में आईडीएफ की 210वें डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण की सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके ड्रोन हमले में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्लाह नहीं बता पाया है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. वहीं इजरायल की तरफ से अभी तक मरकावा टैंक के तबाह होने पर कोई बयान या सफाई नहीं दी गई है। मरकावा से जुड़े एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि मरकावा को तबाह करना हिजबुल्लाह के बस की बात नहीं है, क्योंकि मरकावा टैंक जंग के मैदान में अजेय है। जरा देखिए, इजरायल के मरकावा टैंक को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इजरायल मरकावा टैंक के जरिए गाजा और लेबनान के हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ये इजरायल का मुख्य युद्धक टैंक है। इजरायली सेना वर्तमान में मरकावा के चौथे वेरिएंट का इस्तेमाल कर रही है। ये टैंक शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ रेतीली सतह पर भी तेजी से दौड़ने में सक्षम है। मरकावा टैंक का मुख्य हथियार 120 mm की MG253 स्मूथ बोर टैंक कैनन है। ये 48 राउंड गोले ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 2 से 3 FN MAG 58 मशीन गन, एक 60 mm की मोर्टार गन और 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगे होते हैं। मरकावा टैंक को चलाने के लिए कुल 4 लोगों की जरूरत होती है। इसमें एक कमांडर, एक गनर, एक ड्राइवर और एक लोडर शामिल होता है। इजरायल ने मरकावा टैंक के कुल 4 वेरिएंट बनाए हैं। हर वेरिएंट पुराने की तुलना में ज्यादा एडवांस और ताकतवर होता है। इजरायली सेना वर्तमान में मरकावा मार्क 4 बराक वेरिएंट का इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना के पास कुल 600 मरकावा 4 हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि कितने मरकावा टैंक जंग में तबाह हुए हैं। गाजा युद्ध के साथ साथ इजरायल ने लेबनान युद्ध में भी अपनी बढ़त बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 9 महीने में इजरायल हिजबुल्लाह और लेबनान के अंदर 6000 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि उत्तरी इजरायल की तरफ से इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह भयानक हमले कर रहा है, लेकिन इजरायल का आयरन डोम अभी रॉकेट हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इधर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमलों को लेकर ऐसा दावा किया है जो वाकई में इजरायल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को हिजबुल्लाह की रॉकेट ब्रिगेड ने उत्तरी इजरायल पर भयानक रॉकेट हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 4 चरणों में लंबी दूरी के 100 से ज्यादा रॉकेट इजरायल पर दागे हैं, जिसकी वजह से इजरायल के किर्यत शमोना इलाके में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्लाह ने हमले की 4 लहरों के जरिए रॉकेट दागे थे। शुरू में 40 रॉकेट दागे और फिर 60 रॉकेट और दाग दिए, जिसकी वजह से इजरायल का आयरन डोम नाकाम हो गया है और हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने भारी तबाही मचाने का दावा किया है। जानकारी ये भी है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई है। الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف.
हिजबुल्लाह के जबरदस्त पलटवार के बावजूद लगता है कि इजरायल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया कर देगा। 9 महीने की जंग में पीएम नेतन्याहू को अपने कमांडरों से जो जंग की रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक इजरायल को कम से कम इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ जंग अगले कुछ महीने तक करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस वक्त इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन का सफाया करने में जुटी है, तो वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और टॉप कमांडरों को मारने में लगी हुई है। इजरायली सेना ने 3 जुलाई को भी एक ऐसे टॉप कमांडर को मार डाला जिसके बाद से हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजरायल में इजरायली सेना पर अंधाधुंध कत्यूशा रॉकेट से हमले करने में जुटा है। पहले आप ये जान लीजिए कि इजरायल ने 3 जुलाई को दक्षिणी लेबनान में कहां हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर मारा गया। पश्चिमी और मिडल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के होश इलाके के टायर इलाके में हमला किया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने अपने ड्रोन में लगी मिसाइलों से सटीक हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मौके पर ही मारा गया है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अड्डे पर टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर मीटिंग कर रहा था। ठीक उसी वक्त इजरायल के ड्रोन ने उस पर सीधा मिसाइल हमला किया है जिसमें वो मारा गया है। अभी ये नहीं पता चला है कि टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर के और कौन-कौन लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा युद्ध में भी हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में कई बार इजरायल की तरफ वार किए हैं। हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है। ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इजरायल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहले ही इजरायल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजरायल से कैसे और कहां बदला ले रहा है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने इजरायल से बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने अपने कमांडर की मौत के बाद सीधे हमला करने के आदेश दिए हैं। लगभग 10 दिन में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट लंबी दूरी तक इजरायल के अंदर मार कर रहे हैं। उत्तरी इजरायल में जहां भी इजरायली सेना के अड्डे थे वहां सभी जगह पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। इन हालातों को देखकर हिजबुल्लाह अब समझ चुका है कि अगर इजरायल पर भयंकर पलटवार नहीं किया तो इजरायली सेना पूरे लेबनान को रौंद डालेगी। गाजा युद्ध के बाद अब लेबनान युद्ध भीषण तरीके से शुरू हो चुका है। पिछले 9 महीने से इजरायल हिजबुल्लाह के अड्डों और लेबनान के अंदर इजरायली सेना ने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इजरायल के फाइटर जेट से सैकड़ों बम गिराए गए हैं। इजरायली ड्रोन और मिसाइलों से हिजबुल्लाह के कई कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। आंकड़ों के साथ हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले में सबसे ताजा खबरें क्या हैं, जरा ये भी जान लीजिए। लेबनान की लड़ाई में 100 से ज्यादा नागरिक और 300 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। रॉयटर्स टैले के मुताबिक लेबनानी सीमावर्ती शहरों में भयानक विनाश शुरू हो चुका है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स ऑपरेशन यूनिट का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स का कमांडर अली जाफर मटुक भी मारा गया है। इजरायल के इस हमले में कितने हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए इसका पता नहीं चल पाया है। कीमत חיזבאללה כל יום מכות קשות מאוד, ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון, או להגיע להסדרה בעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו, लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह को अपने खुफिया नेटवर्क से पता चला है कि इजरायली सेना उत्तरी इजरायल की तरफ से लेबनान बॉर्डर पर बड़ा टैंक हमला करने जा रही है। हिजबुल्लाह को अंदाजा हो गया है कि अब लेबनान के कई इलाकों पर कब्जा करने के लिए इजरायल ने टैंक युद्ध शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो लेबनान में एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायल के मरकाबा टैंक को उड़ा देगा। अब देखना होगा कि क्या हिजबुल्लाह इजरायल के तूफानी टैंक हमलों को रोक पाएगा या फिर हमास की तरह तबाह हो जाएगा।